सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अथीना के बारे में। ये कहानी है 3 भाइयों की, जिनके सबसे छोटे भाई की मौत हो जाती है। तब ये तीनों भाई पागल होकर के पूरे शहर को बर्बाद करने में लग जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक पुलिस स्टेशन का दृश्य आता है। ये जगह है फ्रांस। पुलिस स्टेशन में सारे लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि एक 13 साल के लड़के की मौत हो गई है, जिसका नाम है इदीर। और इदीर को मारने वाले वे लोग हैं जो पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में आए थे। यहीं पर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट अब्दुल को। इदीर उसका छोटा भाई था। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठा है। सारे लोग उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। अपने छोटे भाई के मौत के बाद अब्दुल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तभी भीड़ के बीच में हम देखते हैं करीम नाम के लड़के को, जो इदीर का बड़ा भाई है। अपने भाई के मौत से वो भी पागल हो गया है। देखते ही देखते अब्दुल यहाँ पर केरोसिन वाली एक बोतल उठा लेता है, उसमें आग लगाता है और फेंक देता है सामने। तब चारों तरफ भगदड़ मचने लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सारे के सारे लोग भागने लगते हैं। अब्दुल को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी करीम इस चीज का फायदा उठा करके चला जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर अपने सारे दोस्तों के साथ। अब ये पुलिस वालों के सारे हथियारों को लूटने लगते हैं ताकि उनसे उन पर हमला कर सके। करीम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है पुलिस वालों पर। उसे लगता है कि अगर पुलिस वालों ने उसके भाई को नहीं मारा तो उन लोगों ने अब तक उसके कातिल को क्यों नहीं ढूंढ निकाला। ये सारे लोग इतने शांत कैसे बैठे हुए हैं। अंदर से वो सारे हथियारों को लेते हैं और पुलिस की गाड़ी में बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। करीम और उसके साथियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो लोग युद्ध की शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हम जेरोम नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जो अपने पूरे गिरोह के साथ आगे बढ़ रहा है। इन लोगों ने बहुत समय से सेबेस्टियन नाम के एक आदमी पर नजर रखा हुआ है। वो कैसे भी उसे पकड़ना चाहते हैं। तभी हम मुख्तार नाम के आदमी को देखते हैं, जो अब्दुल और करीम का भी बड़ा भाई है। मुख्तार के पास अभी बहुत सारा ड्रग्स पड़ा हुआ है। वो हथियारों की तस्करी किया करता था। उसके पास बहुत सारा हथियार भी है, लेकिन मुख्तार जानता है कि यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। उसे हथियारों को कहीं और भेजना पड़ेगा। वो सारे हथियारों को एक कार में डालता है और यहाँ से आगे जाने की ये लोग कोशिश करने लगते हैं। लेकिन करीम ने सारे के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। हर तरफ उसके आदमी खड़े हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इन चीजों को देखने के बाद मुख्तार सारे हथियारों को लेकर के चला जाता है खाली घर के अंदर। थोड़ी देर के बाद वो मिलता है करीम से और कहने लगता है कि सारे के सारे रास्तों को क्लियर करो ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन करीम कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें शायद अपने छोटे भाई के मौत का दुख नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। जब तक मैं उन कातिलों को नहीं मार देता तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। मुख्तार कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। उन कातिलों को मैं भी ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। इन बातों को सुनने के बाद अब करीम गुस्सा हो जाता है। इन दोनों के बीच झड़प होने लगती है, लेकिन करीम नहीं चाहता कि यहाँ से कोई भी बाहर जाए। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने हर एक रास्ते को बंद कर रखा है। हर जगह नाकाबंदी हो चुकी है। हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं और इस चीज को देखने के बाद यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये सारी चीजें करीम की वजह से हो रही हैं। वो सबके जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। जब अब्दुल यहाँ पर आता है तब लोग उसके ऊपर भी लांछन लगाते हैं, क्योंकि करीम अब्दुल का भाई है। लेकिन अब्दुल यहाँ पर सिर्फ अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए आया था। वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को कोई भी दिक्कत हो। अब्दुल सीधा आता है सेबेस्टियन के पास। वो जानता है कि सेबेस्टियन को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं और करीम भी सेबेस्टियन को ढूंढ रहा है ताकि वो उसे अपने गिरोह में शामिल कर ले। लेकिन अब्दुल नहीं चाहता कि सेबेस्टियन और करीम एक साथ काम करें। वो सेबेस्टियन को लेकर के जाता है कमरे में और उसे पूरा सिचुएशन समझाने लगता है कि उसे छुप करके रहना है। अब तक अब्दुल करीम से नहीं मिला है जब से वो यहाँ पर आया हुआ है। इसीलिए वो जाता है अपने घर पर और मिलता है अपनी माँ से। तब वो उसके कपड़े चेंज करवाती है और कहती है कि प्रार्थना का समय हो चुका है, करीम भी जरूर आएगा। ये सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं। करीम भी यहाँ पर आता है, लेकिन वो अब्दुल से नहीं मिलता। तभी पुलिस वाले हमला कर देते हैं। इस चीज को देखने के बाद सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। करीम भी गायब हो जाता है। तब अब्दुल जाता है अपनी छोटी बहन के पास और पूछने लगता है करीम के बारे में। तब उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अदीर तुम्हारा भी भाई था, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि उसके मौत से तुम्हें कोई भी दुख है। अगर अदीर के लिए कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ करीम है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुम हमेशा से पुलिस वालों के साथ थे। तुम्हें हमारी कोई भी परवाह नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद अब्दुल गुस्सा हो जाता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो करीम से मिले और उसे रोक दे। बाहर आने के बाद वो देखता है कि सारे के सारे लोग पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। तब वो उन्हें यहाँ से निकालने लगता है। तभी उसकी मुलाकात होती है अपनी माँ से। अब्दुल की माँ कहती है कि करीम की मदद करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब अब्दुल आगे बढ़ने लगता है। तभी हम करीम को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर है। वो बिल्डिंग की सारी चीजों को एक एक करके नीचे फेंक रहा है, जिससे सारे के सारे पुलिस वाले डिस्टर्ब होने लगते हैं और उन्हें अंत में टीयर गैस फेंकना पड़ता है। तब करीम गुस्सा हो जाता है और भी चीजों को फेंकता है नीचे। इसी बीच जब पुलिस वाले गोली चलाते हैं तब वो घायल हो जाता है, लेकिन ये चीज भी करीम को नहीं रोक पाती। वो जल्दी अपना उपचार करता है। तभी उसका एक साथी आकर के बताता है कि पुलिस वाले दूसरी तरफ से अंदर दाखिल हो गए हैं। ये बात करीम को पसंद नहीं आती। वो बिना हथियार के भागता हुआ आता है पुलिस वालों की तरफ और उन्हें मारने के लिए टूट पड़ता है। तभी उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं। यहाँ चारों तरफ लड़ाई होने लगती है। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है मोराद। मोराद को पता लगता है कि पुलिस वालों ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो वहाँ के
लोगों की मदद कर रहा था। तब मोराद छुड़ाता है अब्दुल को और कहता है कि मुझे पता है तुम मिलिट्री में हुआ करते थे, तुम्हारा भाई सारी हदों को पार कर रहा है, तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। अगर तुमने उसे नहीं रोका तब पुलिस वाले उसे मार गिराएंगे, तो अपनी योजना बनाओ और जाओ अपने भाई के पास। तभी हम करीम को देखते हैं जो सारे लोगों के सामने भाषण दे रहा है और बोल रहा है कि ये पुलिस वाले हमें कभी भी नहीं रोक पाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे वो लोग हमारे हवाले कर दे। मुझे पता है कि पुलिस वालों ने मेरे भाई को मारा है। ये सारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में कोई अपराधी थे, लेकिन मुझे इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं है। अगर वो अपराधी होते तो अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता, लेकिन वो पुलिस वाले ही हैं, इसीलिए अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी अगली योजना यही है कि हम एक पुलिस वाले को पकड़ेंगे और उसे तब तक पकड़ करके रखेंगे जब तक वो लोग मेरे भाई के कातिल को मेरे सामने नहीं ले आते। तभी इन्हें पता लगता है कि पुलिस वाले दोबारा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, मगर करीम भी तैयार है। जैसे ही पुलिस वाले नजदीक आते हैं ये सारे के सारे लोग उन पर पटाखे छोड़ने लगते हैं। पटाखे बहुत ही ज्यादा है और ये सारे के सारे पटाखे आकर के फट रहे हैं पुलिस वालों के पास। तब उन्हें ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है और वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। धीरे धीरे पटाखों का धुआं बढ़ते जा रहा है, वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, वो बस चुपचाप यहाँ पर खड़े हैं। तब करीम को मौका मिल जाता है उनके पास जाने का। करीम के हाथ में एक होममेड बॉम्ब है, वो आता है इनके पास और बॉम्ब को फोड़ देता है। तब चारों तरफ आग लग जाती है और सारे पुलिस वाले यहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर पुलिस वाले अब घायल हो चुके हैं। भागते समय जेरोम अलग हो जाता है अपने साथियों से। वो जानता है कि अगर करीम के लोगों ने उसे पकड़ लिया तब वो उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसे ही भागते रहता है। जेरोम घायल भी है, वो ज्यादा तेज भाग भी नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद वो अपने यूनिफॉर्म को चेंज कर लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके कि वो पुलिस वाला है, लेकिन करीम के लोग उसे पहचान लेते हैं। जैसे ही वो उनके सामने जाता है सारे लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल मोराद के साथ बैठा हुआ है। मोराद एक वीडियो दिखाता है अब्दुल को और बताता है कि करीम के लोगों ने पकड़ लिया है जेरोम को। उन लोगों ने उसे बड़ी ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया है और एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। अब्दुल वीडियो को देखने लगता है। वीडियो में करीम कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई के कातिल को ढूंढ निकालो और उसे सजाए मौत दी जानी चाहिए। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम जेरोम को मार देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अब शौक हो जाता है अब्दुल। मोराद उसे कहता है कि तुम्हें भी पता है इतनी जल्दी हम कातिलों को नहीं ढूंढ सकते, खास करके ऐसे सिचुएशन में जब कोई कहीं भी नहीं निकल रहा है। अभी पुलिस वालों का पहला टारगेट करीम है, सारे के सारे लोगों का ध्यान उसी पर है। तब हम कातिलों को कैसे ढूंढेंगे? उन्हें ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है कि करीम शांत हो जाए और इस लड़ाई को बंद कर दे। तब हमारे पास समय होगा और हम आराम से उन कातिलों को ढूंढ निकालेंगे। अगर करीम ने जल्दी से हमारे साथ समझौता नहीं किया तब सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। वो लोग कभी भी मिलिट्री वालों को भेज सकते हैं और एक बार मिलिट्री वाले उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए तब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो किसी से भी बात नहीं करते, वो सीधा गोली चलाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं अब्दुल को भी समझ में आ जाती है। वो यहाँ से निकलता है और सीधा पहुँचता है करीम के पास। उसे समझाता है कि तुम जो भी कर रहे हो गलत है, तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। करीम कहता है कि मेरा रास्ता नहीं बल्कि पुलिस वालों का रास्ता गलत है। हमारे भाई का कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है और पुलिस वालों को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक मैं उन कातिलों को नहीं मार देता मैं शांत नहीं बैठूंगा। तब अब्दुल करीम को गले से लगा लेता है और कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अदीर वापस नहीं आने वाला है, वो अब हमें छोड़ के जा चुका है। अपने आप को बचाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन बातों को सुनने के बाद करीम भड़क जाता है और कहता है कि अदीर की जगह तुम्हें मरना चाहिए था, क्योंकि तुम पुलिस वालों के दलाल हो। न तुमने पहले कभी हमारी बात सुनी थी, न तुम अभी हमारी बात सुन रहे हो। तुम अभी भी पुलिस वालों के ही साथ हो, तुम्हें हमारी मुसीबतें नहीं दिख रही। अगर तुम सच्चे भाई होते तब यहाँ पर मेरे साथ खड़े होते, समझौते की बात नहीं कर रहे होते। अब्दुल समझ जाता है कि करीम को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो बड़े ही चालाकी से जाता है जेरोम के पास और उसे लेकर के यहाँ से भागने लगता है। जैसे ही करीम के लोगों को ये बात पता लगती है वो लोग इनके ऊपर भी पटाखे छोड़ने लगते हैं, लेकिन अब्दुल बहुत ही तेजी से भाग रहा है। वो जेरोम को लेकर के आता है बाहर, मगर पुलिस वाले इन्हें पहचान नहीं पाते और इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। ये गोली आकर के लग जाती है जेरोम के पैर में। अब्दुल समझ जाता है कि बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो जेरोम को लेता है और वापस आने लगता है बिल्डिंग के भीतर। तभी उसकी मुलाकात होती है मुख्तार से। पुलिस वाले अभी भी गोलियां चला रहे हैं, तो मुख्तार अपने आदमियों को भेजता है बाहर। ये लोग भी गोलियां चलाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद पुलिस वाले शांत हो जाते हैं। तब सारे के सारे लोग अंदर चले आते हैं। अब्दुल बात करता है मुख्तार से कि ये क्या हो रहा है, मुख्तार यहाँ पर क्या कर रहा है। तब मुख्तार कहता है कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं कैसे भी एथेंस से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब्दुल कहता है कि तुम बाहर कैसे निकलोगे। मुख्तार कहता है कि मेरे लोग खुदाई कर रहे हैं, हम यहाँ से एक सुरंग बनाने वाले हैं बाहर तक जाने के लिए। इसी बीच मुख्तार अब्दुल से पूछता है कि ये आदमी कौन है। अब्दुल बता देता है कि एक पुलिस वाला है। इस बात को सुनते ही अब मुख्तार भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक पुलिस वाले
वाले को अपने साथ लेकर के घूम रहे हो? अब्दुल कहता है कि ये पुलिस वाला ही हम सबकी जान बचाएगा, अगर इसे हम लोगों ने पुलिस वालों के हवाले कर दिया तब वो भी शांत हो जाएंगे। तभी करीम को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और बात करना शुरू कर देता है। इनकी माँ ने अब्दुल और मुख्तार को भी कॉल किया था, लेकिन उन लोगों ने कॉल नहीं उठाया। करीम अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ता है अपने आदमियों के साथ। उसे पता है कि जेरोम नीचे छुपा हुआ है। वो जाकर के अब्दुल से कहता है कि अभी के अभी जेरोम को हमारे हवाले कर दो, वरना हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथ में अभी भी होममेड बॉम्ब है। अब्दुल करीम को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे, ये लोग जेरोम को पुलिस वालों के हवाले करने वाले हैं। अब मुख्तार भी इनके साथ है, लेकिन अब्दुल नहीं मानता। तभी अब्दुल अपने पीछे देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। अब्दुल करीम को कहता है कि रुक जाओ, लेकिन करीम नहीं रुकता। वो अपने हैंडमेड बॉम्ब को लेकर के आगे बढ़ने लगता है पुलिस वालों की तरफ और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉम्ब फेंकता उससे पहले वो लोग उस पर गोली चला देते हैं। तब वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है और करीम के पूरे शरीर में आग लग जाती है। इस चीज को देखने के बाद अब्दुल भागता हुआ आता है बाहर। वो आग को बुझाता है, लेकिन देखता है कि करीम की मौत हो चुकी है। करीम के मौत ने अब्दुल को तोड़ करके रख दिया है। वो उसकी लाश को लेकर के आता है अंदर। तो मुख्तार भी अपने भाई के लाश को देखने के बाद दुखी हो जाता है, लेकिन वो अब्दुल से बार बार कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये बात अब कहीं ना कहीं परेशान करने लगती है अब्दुल को। वो हमला कर देता है मुख्तार पर और कहता है कि अब तक तुम क्या कर रहे थे, तुमने सबको रोका क्यों नहीं। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। अब अब्दुल को कैसे भी अपने दोनों भाइयों का बदला लेना है। वो जाता है जेरोम के पास और कहता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। तभी मुराद उसे कॉल करता है। मुराद कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे भाई पर गोली चलाई थी उन्हें हमने ऑर्डर नहीं दिया था। करीम की मौत में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस वाले बस अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन अब्दुल अब उसकी बातों में नहीं आने वाला। वो कहता है कि तुम देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे जगह को शमशान बना दूंगा। तुम लोगों ने मेरे 2 भाइयों को मार दिया। अब्दुल सारे लोगों को कहता है कि अब से इनका मुखिया वो है। वो सेबेस्टियन को कहता है कि ऊपर एक सेफ पड़ा हुआ है जिसे करीम पुलिस वालों के पास से लूट करके लाया था। उस सेफ को खोलो, उसके अंदर बहुत सारे हथियार हैं। वो सारे के सारे हथियार हमारे काम आएंगे। तब सेबेस्टियन लग जाता है अपने काम में। अब्दुल बात करता है पुलिस वालों से और कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। अगर 1 घंटे में मेरे भाई का कातिल मेरे सामने नहीं आया तब मैं जेरोम को मार दूंगा, उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी दूसरी तरफ सेबेस्टियन सेफ को खोल देता है। अंदर उन्हें बहुत सारा हथियार मिलता है। अब इन सारे लोगों के पास बंदूकें हैं। ये सारे लोग बिल्डिंग में चारों तरफ जाल बिछा देते हैं कि अगर पुलिस वाले अंदर आए तब ये लोग आसानी से उन्हें मार गिराए। तभी मुराद कॉल करता है अब्दुल को और बताता है कि तुम्हें गलत लग रहा है, पुलिस वाले ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। वो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में कोई और थे, इसीलिए उन्हें ढूंढने में हमें वक्त लगेगा। लेकिन अब्दुल कहता है कि अब मैं तुम लोगों के बात में नहीं आने वाला। तुम लोगों ने मेरे 2 भाइयों को मार गिराया। वो पुलिस वाले ही थे जिन लोगों ने मारा था ईदीर को। लेकिन मुराद उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें गलत लग रहा है। तब अब्दुल भड़क जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और फोन को लेकर के आता है जेरोम के पास और जेरोम को पीटने लगता है और मुराद से कहता है कि मुझे मेरे भाई का कातिल चाहिए, वरना मैं अभी के अभी गोली मार दूंगा यहाँ पर जेरोम को। तब जेरोम डर जाता है। मुराद उसे रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि उसे टाइम चाहिए। तभी अब्दुल गोली चला देता है, लेकिन अब्दुल ने जेरोम को गोली नहीं मारी है, उसने जानबूझ के अलग गोली चलाई है। अब धीरे धीरे सारे लोग परेशान होने लगते हैं। सेबेस्टियन ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो इस पूरे के पूरे बिल्डिंग को उड़ा देगा। बहुत देर सोचने के बाद अब्दुल सारे लोगों को कहता है कि सारे लोग बिल्डिंग से बाहर चले जाओ और अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दो। वो जेरोम को भी छोड़ देता है कि तुम भी बाहर चले जाओ पुलिस वालों के पास। ये सारे लोग जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके ये लोग बाहर जा रहे हैं। सबने अपने कपड़े उतार दिए हैं ताकि पुलिस वालों को ये बात समझ में आए कि इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन अब्दुल अभी भी अंदर है। वो बाहर नहीं जाना चाहता। उसे लग रहा है कि वो अपने 2 भाइयों को बचा सकता था, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सका। ये चीज उसे अब पूरी जिंदगी खाती रहेगी, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर ही है। उसे पता है कि जल्दी ही बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है, फिर भी वो बाहर नहीं जाता। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें अब्दुल की मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे करके सारी चीजें शांत हो चुकी हैं। तभी हम अदीर की मौत वाली वीडियो देखते हैं और हमें पता लगता है कि जिन लोगों ने उसे मारा था वो सारे लोग उसे मारने के बाद वापस आकर के एक वैन में बैठ गए थे और एक आदमी इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर ये लोग यहाँ से दूर गए और पुलिस वालों के सारे यूनिफॉर्म को जला दिया, यानी कि ये लोग पुलिस वाले नहीं थे। हम इनके पीछे एक टैटू को देखते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट और एक्सट्रीमिस्ट हैं और जानबूझ के इन लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े पहन करके एक मासूम को मारा ताकि आम लोगों में और पुलिस वालों में लड़ाई हो जाए। और इनकी प्लानिंग सही भी बैठी। इतने समय से पूरी सरकार परेशान रही है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई। अब आम लोगों का गुस्सा कभी भी ठंडा नहीं होगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।